प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं ज्योति बिनहास, आप सबकी अपनी हिंदी अध्यापिका कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसूहा की ओर से आपका आज की हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। और बच्चों, बताओ कैसे हो? ठीक हो? वेरी गुड। मैं परमात्मा से हमेशा यही दुआ करती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक तथा सुरक्षित हों। तो बच्चों, कल हमने धूल कहानी जो है उसका दूसरा हिस्सा जो है पार्ट 2 पढ़ा तथा सुना। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी जो है अच्छे से समझ आ रही होगी। तो बच्चों, अब तक हमने जितनी कहानी पढ़ी उसमें हमने धूल का जो महत्व है वो समझा कि किस प्रकार किसी भी व्यक्ति के जीवन में धूल तथा मिट्टी जो है उसका क्या महत्व है। कल हमने धूल और मिट्टी में क्या अंतर है उसके बारे में पढ़ा कि धूल और मिट्टी जो है वो एक ही चीज़ है, उन दोनों में केवल थोड़ा सा अंतर है। इसके साथ साथ गांव में सूर्योदय सूर्यास्त के समय धूल जो है वो कैसी दिखती है उसके बारे में पढ़ा। अखाड़े में जो पहलवान कुश्ती करते हैं कैसे मिट्टी उनके शरीर को मजबूत बनाती है उसके बारे में पढ़ा। तो बच्चों, आज हम अपनी कहानी को आगे पढ़ेंगे। कहानी का आज हम अंतिम जो हिस्सा है उसको समाप्त करेंगे। तो हमारा आज का जो विषय है धूल कहानी और उसके लेखक का जो नाम है रामविलास शर्मा। तो अब हम कहानी को आगे पढ़ेंगे। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने का आग्रह किया गया था, लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधूली कहाँ। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। बेला, बेला अर्थात समय, आग्रह, आग्रह करना, किसी को बुलाना। धूल धक्कड़, धूल धक्कड़ आंधी तूफान में उड़ने वाली धूल। तो कहते हैं एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता ने अर्थात किताबें बेचने वाले ने अपने निमंत्रण पत्र में जब उसने दूसरों को अपने घर बुलाया तो गोधूली की बेला में आने का आग्रह किया। अब आगे लेखक क्या लिखते हैं कि शहरों में आंधी तूफान में उड़ने वाली धूल तो आपको बड़ी मिल जाएगी, किंतु गोधूली नहीं मिलेगी, क्योंकि शहरों में आपको कहाँ खेतों में चलती हुई गायें दिखेगी, कहाँ आपको उस गाय के पैरों के नीचे जो धूल मिट्टी आएगी वो उड़ती हुई धूल दिखेगी, क्योंकि गोधूली शब्द का अर्थ क्या है? गाय के पैरों के नीचे से उड़ने वाली धूल। इसके बाद ये कविता की विडंबना थी और गांव में भी जिस धूली को कवियों ने अमर किया है वो हाथी घोड़ों के पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है, वरन गोपालों के पदों की धूल है। कहते ये कविता की विडंबना थी, अर्थात कविता की मजबूरी क्या थी, कविता की विडंबना क्या थी कि कवि गोधूली के समय में अगर अपनी कविता लिखना चाहे तो शहरों में कवि को ये गोधूली नहीं मिलेगी। गांव में भी जिस धूल की हम बात कर रहे हैं, कवियों ने जिस धूल को अमर किया है वो हाथी या घोड़ों के पग संचालन, पैरों के नीचे से उत्पन्न होने वाली। कहते गांव में भी हम जिस धूल की बात कर रहे हैं वो हाथी घोड़ों के पैरों के नीचे से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है, बल्कि वो तो गोपालों अर्थात गोपालों के गायें, गोपालों ने जो गायें पाली है
उन गांव के पैरों के नीचे से उड़ने वाली धूल है। इसके बाद लेखक ने किसी कविता की एक पंक्ति जो है वो लिखी है, नीच को धूरी समान, अर्थात धूल के समान तुच्छ, गंदा, छोटा कौन है। लेखक ने आगे क्या लिखा है, वेद वाक्य नहीं है। वेद हमारे वेद धार्मिक ग्रंथ। तो लेखक ने क्या कहा है कि धूल जो है वो तुच्छ नहीं है। ऐसा किसी भी वेद, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि धूल जो है वो गंदी होती है। तो इसलिए किसी भी कवि ने ऐसे कैसे लिख दिया कि धूल जो है उसके समान और कुछ भी गंदा नहीं है। तो इसके बाद अब जिस धूल की बात की गई है, जिस महान गोधूली की बात की गई है, लेखक ने उसके बारे में लिखा है कि सती उसे माथे से और योद्धा उसे आंखों से लगाता है। सती किसे कहा गया है बच्चों, जो अपने पति की चिता के साथ ही जलती है। पुराने समय में हमारे समाज में सती प्रथा थी। तो कहते सती जो है वो उस धूल को अपने माथे से लगाती है। योद्धा, युद्ध करने वाला जो सैनिक है, वो अपने देश की जो धूल है, जो मिट्टी है, उसे आंखों से लगाता है। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने धूल तथा मिट्टी का महत्व समझाया है। उसकी महानता जो है वो हमारे सामने रखी है। यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की धूली चूमी थी। तो यूलिसिस कौन है? होमर के महाकाव्य ओडेसी का एक प्रमुख पात्र, जो कठिनाइयों से संघर्ष करने वाले व्यक्ति का प्रतीक बन गया था। ठीक है, तो यूलिसिस कहते जब विदेश से वापस आया था, तो विदेश से वापस आकर सबसे पहले उसने इथाका, यूनान जो है, यूनान का एक स्थान है इथाका। तो यूलिसिस परदेश से वापस आकर सबसे पहले उसने इथाका की जो धूल थी उसको चूमा था। तो बच्चों, धूल चूमना अर्थात अपने देश की मिट्टी, अपने देश की धूल को सम्मान देना। आप लोग देखते हो क्रिकेट मैच, तो आप सब देखते होंगे। जब कोई भी खिलाड़ी मैच जीतता है, कोई भी टीम मैच जीतती है, अगर वो अपने देश की मिट्टी, अपने देश में वो मैच खेल रहे हैं, तो कैसे वो नीचे झुककर अपने देश की मिट्टी को प्रणाम करते हैं। ठीक वैसे ही यूलिसिस ने भी विदेश से वापस लौटकर अपने प्रदेश, अपने देश की जो धूल थी उसको चूमा। यूक्रेन एक देश, यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहाँ भी धूल का स्पर्श किया था। कहते यूक्रेन एक देश का नाम है। वहाँ के एक सैनिक ने भी मुक्त होने पर, आज़ादी पाने पर अपने देश की जो धूल थी उसका स्पर्श किया था। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, इनकी चरम व्यंजना। तो बच्चों, चरम व्यंजना जो है हम उसका अर्थ देखेंगे। शब्द की वह वृत्ति या शक्ति जिससे उसके सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध होता हो। अगर हम उसका साधारण अर्थ देखें चरण व्यंजना, तो उसका उच्चतम जो है बिंदु, हाईएस्ट पॉइंट। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है। श्रद्धा अर्थात अगर आपने किसी के प्रति श्रद्धा प्रकट करनी हो, अगर आपने अपनी भक्ति जो है दूसरों के लिए दिखानी हो, स्नेह, प्रेम, तो कहते हैं इन सब के लिए धूल से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि श्रद्धा, भक्ति तथा स्नेह, दूसरों के प्रति ये भावनाएं प्रकट करने के लिए धूल जो है वो कैसे एक साधन है। जैसे कि हमने पढ़ा कि सैनिक जो है अपने देश लौटने पर किस प्रकार अपने देश की मिट्टी को चूमते हैं, सती कैसे
अपने पति की चिता में जो धूल होती है उसे अपने माथे से लगाती है, तो इसीलिए श्रद्धा, भक्ति तथा स्नेह, इनको प्रकट करने के लिए भी धूल जो है बहुत अच्छा साधन है। अपने देश के प्रति हमारा प्रेम जो है हम उस देश की मिट्टी को चूम कर प्रकट करते हैं। अपने देश की मिट्टी के प्रति अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा जो है हम उसे अपने माथे से लगाकर प्रकट करते हैं। यहाँ तक कि घृणा, असूया, ईर्ष्या आदि के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित है। अर्थात किसी के प्रति नफरत, किसी के प्रति जलन पैदा करने के लिए भी जो मुहावरे हैं धूल चाटना, धूल झाड़ना आदि प्रचलित है। धूल, धूल, धूली, धूरी आदि की जो व्यंजनाएं हैं वो अलग अलग हैं। धूल जीवन का यथार्थवादी सत्य, यथार्थवादी अर्थात सच, गद्य है। तो कहते हैं धूल क्या है? गद्य बच्चे क्या होता है? प्रोज, कहानी। कहते हैं धूल जो है वो यथार्थवादी सच है, कहानी है, और धूली जो है वो उसकी कविता है। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने धूल, धूल, धूली, धूरी आदि की जो व्यंजनाएं हैं उनको प्रकट किया है कि किस प्रकार धूल जो है वो कहानी है और धूली जो है उसकी कविता। धूली, छायावादी दर्शन। सबसे पहले छायावाद शब्द का अर्थ समझेंगे। छायावाद बच्चों हिंदी साहित्य काल का एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा काल है जिसमें प्रकृति और सृष्टि के रहस्यों का जो चर्चा जो है हमने की है, किंतु उसकी वास्तविकता जो है वो संदिग्ध है। अर्थात हम ये नहीं कह सकते कि वो सब कुछ सच है। वो सच भी हो सकता है तथा झूठ भी। और धूरी जो है वो लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। इन सब का रंग एक ही है किंतु रूप में भिन्नता है। मिट्टी काली, पीली, लाल तरह तरह की होती है, लेकिन धूल कहते ही सर्दी के धुले उजले बादलों का स्मरण जो है वो हो आता है। धूल के लिए श्वेत, सफेद नाम का विशेषण अनावश्यक है, वह उसका सहज रंग है। तो क्या कहा है लेखक ने? कहते हैं अगर हम धूल और मिट्टी में अंतर देखें तो मिट्टी तो काली, पीली, लाल कई रंगों की होती है। आपने अपने एसएसटी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि मिट्टी जो है भारत के कई हिस्सों में अलग अलग रंगों की जो मिट्टी है वो पाई जाती है। किंतु अगर हम धूल की बात करें तो धूल का जो है वो एक ही रंग है, श्वेत, सफ़ेद रंग। वो उसका सहज रंग है। धूल का जो रंग है वो कैसा है? बादलों की तरह सफ़ेद। इसके बाद लेखक ने क्या कहा है कि हमारी देशभक्ति धूल को माथे से ना लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे। किसान के हाथ, पैर, मुंह पर छाई हुई ये धूल हमारी सभ्यता संस्कृति से क्या कहती है? लेखक ने क्या कहा है? कहते अगर हम अपने देश से प्रेम करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उस मिट्टी को हम माथे से लगाएं, ज़रूरी नहीं है उस मिट्टी को हम चूमें, पर कम से कम अपने देश की जो धूल है, जो मिट्टी है, उस पर हम पैर तो रखें। अर्थात एक तरीके से लेखक ने विदेशों में बसने वाले जो भारतीय हैं उनसे एक अनुरोध, एक प्रार्थना की है कि कम से कम हम लोग अपने देश की मिट्टी पर पैर रखें, हम लोग अपने देश में रहें। अपने देश की मिट्टी से अगर हमें प्रेम है तो उस धूल को चूमने या माथे से ना लगाएं, किंतु उस देश में रहें। अर्थात अपने देश की मिट्टी पर पैर रखें। कहते किसान के हाथ, पैर, मुंह पर छाई हुई ये धूल जो है वो हमारी सभ्यता से क्या कहती है कि धूल
हमारी सभ्यता का अभिन्न जो है अंग है। हमें अपने देश की मिट्टी से, अपने देश की धूल से प्यार करना चाहिए, क्योंकि किसान जो हर एक इंसान का पेट भरता है, वो हर समय धूल तथा मिट्टी से भरा रहता है, तथा ये धूल और मिट्टी जो है किसान को गंदा नहीं बनाती, बल्कि उसे और महान बना देती है। इसके बाद कहानी के अंत में लेखक ने क्या कहा है कि हम सब कांच को प्यार करते हैं, धूल भरे हीरे में धूल ही दिखाई देती है। अर्थात हम लोग बनावटीपन जो है, जो नकलीपन है एक, उससे प्यार करते हैं, दिखावे से प्यार करते हैं। धूल भरे जो हीरे हैं अर्थात छोटे छोटे बच्चे जो धूल मिट्टी से भरे होते हैं, उनकी सुंदरता हमें दिखाई नहीं देती। उनके मुख पर, जो उनके मुंह पर लगी हुई धूल ही हमें दिखाई देती है। भीतर की जो कांति है वो आंखों से ओझल रहती है। कांति चमक, ओझल होना, गायब होना। कहते किसी के जो अंदर की सुंदरता है वो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देती। हमें तो सिर्फ दिखावा पसंद है, हमें तो सिर्फ बनावटीपन पसंद है। लेकिन ये हीरे अमर हैं और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। अर्थात जो धूल मिट्टी से भरे हुए छोटे छोटे बच्चे हैं वही वास्तविक सुंदरता है, वही वास्तविक सच है, तथा एक दिन वो अपनी सुंदरता का प्रमाण जो है वो सबको देंगे। आगे लेखक ने हीरे और कांच के उदाहरण से वास्तविक जो सच्ची सुंदरता है उसका जो वर्णन किया है। अभी तो उन्होंने अटूट होने का प्रमाण दिया है, हीरा वही घन चोट ना टूटे। अर्थात असली हीरा वही होता है जो चोट मारने पर भी टूटे ना। वे उलटकर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी ना रहेगा। कहते अगर वास्तविक सच्चे हीरे की पहचान करनी है तो उस पर जब हम चोट कर कर देखेंगे तब हमें कांच और हीरा, उन दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। ठीक वैसे ही धूल मिट्टी से जो भरे हुए बच्चे हैं, वास्तविक सुंदरता वही है। तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे। तो लेखक ने हीरा किसे कहा है? बच्चों को, कि तब हम बच्चों के मुख पर जो धूल लगी हुई है उसको अपनी माथे से लगाना सीखेंगे। अर्थात तब हम उस धूल और मिट्टी का आदर सत्कार करेंगे, तब हम उस धूल का महत्व समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी समझ आ गई होगी। पर बच्चों, आपको कहानी में अगर कोई भी समस्या हो, आपको लगे कि आपको कहानी थोड़ी सी मुश्किल लग रही है या नहीं समझ आई, तो मैं जल्दी ही धूल कहानी की एक रिवीजन वीडियो भेजूंगी जिसमें हम इस कहानी को मेन पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। कहानी के सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको उठाकर उस पर चर्चा करेंगे तथा उन पॉइंट्स के साथ मैं आपको एक रिवीजन वीडियो भेजूंगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल फिर मिलेंगे एक नई हिंदी कक्षा में। तब तक के लिए गुड बाय। धन्यवाद बच्चों।